मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट और यूपी टेट सीडीपी की प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और देखिए, एक जानकारी आपको दे दें कि प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर दी गई है। अब आप लोग वहां से जाकर जो है सभी विषयों की प्रैक्टिस जो है क्रम से देख पाएंगे। आइए क्लास को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया है विज्ञान का अध्ययन करने से। ऑप्शन बी में दिया है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से। सी विकल्प में दिया है कला का अध्ययन करने से। और डी ऑप्शन में दिया है गणित या फिर मैथमेटिक्स का अध्ययन करने से। चलिए, पहले प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे कि बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है क्या विज्ञान का अध्ययन करने से, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से, कला का अध्ययन करने से या फिर गणित का अध्ययन करने से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तर्कात्मक चिंतन का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय होता है मैथमेटिक्स। तो देखिए, तर्कात्मक चिंतन का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विषय होता है, इसको जो है मैथमेटिक्स कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। बी ऑप्शन में दिया है भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की। ऑप्शन सी में दिया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय जो है 45 मिनट है। और डी विकल्प में दिया है उपरोक्त सभी विकल्प जो है पूरी तरह से सही हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से हुई। और देखिए, भारत में इसकी शुरुआत जो है डी तिवारी ने की। बी ऑप्शन भी पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और ऑप्शन सी में दिया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय जो है 45 मिनट है, अर्थात यह भी विकल्प जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है। देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में जो इसका समय है वह 45 मिनट है। तो देखिए, तीनों ही ऊपर के विकल्प सभी सही हैं, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन संख्या 3 पर चलेंगे। और देखिए, आप लोग क्लास को भी शेयर कर दें अपने मित्रों में, और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आरटी 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है। बी ऑप्शन में दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 का होगा। सी ऑप्शन में दिया है प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा। और डी विकल्प में दिया है प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 15 गुना जुर्माना होगा। देखिए, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है। यह उत्तर जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, ऑप्शन बी की यहाँ बात कर लेते हैं। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 का होगा। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:35 का होगा, इसीलिए यह उत्तर जो है गलत दिया हुआ है। और देखिए, सी ऑप्शन में दिया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात हमेशा 1:30 का होगा। देखिए, ध्यान से समझेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात जो होता है वह 1:30 का तो होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा। तो देखिए, हमेशा नहीं होगा। यदि स्टूडेंट की संख्या 150 प्लस है तो शिक्षक छात्र अनुपात जो होगा वह 1:30 का होगा। और अगर स्टूडेंट की संख्या 200 प्लस होगी तो जो है यह शिक्षक छात्र अनुपात बदलकर 1:40 का हो जाता है। तो देखिए, इसीलिए जो है ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और देखिए, डी ऑप्शन में दिया है प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 15 गुना जुर्माना। तो देखिए, आरटी 2009 क्या कहता है
कि अगर आप प्रवेश शुल्क लेते पकड़े गए तो जितनी भी राशि आप लिए रहेंगे उसका जो है आपको 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 15 गुना दिया है, तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 3 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? 1986 में, 1987 में, 1990 में या फिर 1992 में? चलिए प्रश्न नंबर 4 के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए आपसे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ। देखिए प्राथमिक स्तर पर नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ। देखिए मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए 1986 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है शुरुआत की गई। और 1986 की नीति में देखिए यह प्रावधान आया था, लेकिन यह प्राथमिक स्तर पर लागू 1987 में हुआ था। ध्यान से समझेंगे, हमने आपको बताया कि मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए 1986 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है शुरुआत हुई, लेकिन 1986 की नीति में यह सिर्फ प्रावधान आया था, लागू नहीं हुआ था। और प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो है 1987 से हुई। लेकिन 1992 की जब संशोधित शिक्षा नीति आई तब जो है इसे लागू कर दिया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर भी। अर्थात आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर यह लागू हुई 1987 में, और इसे जो है 1992 की संशोधित नीति जब आई तो इसे जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू कर दिया गया। अर्थात आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गणित भाषा में सहायक सामग्री का कौन सा वस्तु उपयोग नहीं है? प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछ रहा है कि गणित भाषा में जो है सहायक सामग्री का जो है क्या उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है नवीन भाषा शैली का ज्ञान होगा इससे, और बी में दिया है सहायक सामग्री से जो है पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। सी में दिया है मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, और डी में दिया है छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु यह आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए आपने नाम सुना होगा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का। इसका प्रयोग जो है अध्यापक के द्वारा शिक्षण के दौरान किया जाता है ताकि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है प्रभावपूर्ण तरीके से हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं हर शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो देखिए सहायक सामग्री से पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है, यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए सहायक सामग्री आवश्यक है, बिल्कुल यह भी विकल्प आपका पूरी तरह से सही होगा। और डी में दिया है छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु यह आवश्यक है। तो देखिए बी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो देखिए इससे कौन सी आपको नवीन भाषा शैली का ज्ञान होगा सहायक सामग्री से? यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था गणित भाषा में सहायक सामग्री का कौन सा वस्तु उपयोग नहीं है, तो ए विकल्प जो है आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा था नहीं है। तो इससे देखिए नवीन भाषा शैली का कौन सा ज्ञान हो जाएगा गणित भाषा में जो है सहायक सामग्री से। जबकि देखिए इससे जो है पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह आवश्यक है, और छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु जो है सहायक सामग्री आवश्यक होती है। तो चलिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि गणित भाषा में सहायक सामग्री का कौन सा वस्तु उपयोग नहीं है। तो देखिए इससे नवीन भाषा शैली का ज्ञान होगा, यह उत्तर जो है पूरी तरह से गलत दिया हुआ है और आपको गलत ही बताना था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? चलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है?
ऑप्शन ए में दिया है यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है। बी ऑप्शन में दिया है यह छात्रों को मूर्ख बनाती है। सी में दिया है यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। और डी में दिया है यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। चलिए सोच समझ के आप लोग उत्तर करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? क्या यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है? आपसे दोष पूछा है। बी में दिया है यह छात्रों को मूर्ख बनाती है। सी ऑप्शन में दिया है यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। और डी में दिया है यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। तो देखिए, अगर बात करें तो जब आप प्रयोग करेंगे, कुछ करके सीखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान का विकास होगा, हम बुद्धिमान बनेंगे। अर्थात पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा। यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे दोष पूछा है, यह तो इसकी विशेषता है। बी ऑप्शन में दिया है यह छात्रों को मूर्ख बनाती है। तो देखिए, कोई भी प्रयोगशाला विधि ऐसी नहीं है जो छात्रों को मूर्ख बनाए। आप ही बताएं, अगर मैं आपको प्रयोगशाला विधि से समझाने लग गया तो क्या मैं आपको मूर्ख बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ क्या? किसी भी प्रयोगशाला विधि से बच्चे को गधा नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगशाला विधि से जो है छात्रों को मूर्ख बनाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। और देखिए, डी ऑप्शन में दिया है यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है, तो यह भी जो है गलत दिया हुआ है। भाई, प्रयोगशाला विधि कैसे जो है मानसिक शोषण करेगी? अगर मैं प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर रहा हूँ तो क्या जो है मैं छात्रों का मानसिक शोषण कर रहा हूँ? नहीं, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह छात्रों को जो है छोटा वैज्ञानिक मानती है। यह इसका जो है सबसे बड़ा दोष है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा यहाँ पर। चलिए, सी आंसर जो है पूरी तरह से सही होगा। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह छात्रों को जो है छोटा वैज्ञानिक मानती है, जबकि यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, यह तो बिल्कुल सही है। और यह छात्रों को मूर्ख बनाती है, ऐसा नहीं है। और डी में यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। भाई, कौन सी प्रयोगशाला विधि ऐसी है जो छात्रों का मानसिक शोषण करती है? नहीं, यह पूरी तरह से गलत दिया हुआ है। आपको बताना था कौन सा सबसे बड़ा दोष है, तो यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह प्रयोगशाला विधि का जो है सबसे बड़ा दोष है। आइए आगे चलेंगे। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? चलिए, यह भी प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद जो है परिभाषित करता है? ऑप्शन ए में दिया है नीरसता संबंधी दोष। बी में दिया है पठन दोष। सी में दिया है गणना दोष। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता आपसे पूछा है, तो देखिए नीरसता संबंधी दोष नहीं होगा। और पठन दोष देखिए डिस्लेक्सिया से संबंधित है, पठन विकार से। तो देखिए यहाँ उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो है कहते हैं गणना दोष। देखिए, गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, गणना दोष संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा का ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं उसके सामने। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। चलिए, देखिए सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा? और देखिए, इसका उत्तर एक बार फिर से हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार जो है आपको कराया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट ली गई थी सीडीपी की, उसमें भी यह प्रश्न जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, इसका उत्तर जो है आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, उत्तर आप लोग सही देंगे। चलिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए में दिया है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन।
बी में दिया है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और फिर ज्ञान। सी में दिया है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और फिर ज्ञान। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका उत्तर जो है आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। देखिए, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा जो है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। और ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः जो है क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। और जिसका सही क्रम है ऑप्शन ए में दिया है। पहले देखिए ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यही जो है इसका सही आंसर होगा। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ब्लूम ने, हमने आपको बताया कि ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः जो है क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जो है कई बार रिपीट हुआ है। सुपर टेट में भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा था और यूपी टेट की परीक्षा में तो यह लगभग कई बार जो है रिपीट हो चुका है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसे अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट जरूर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? तो देखिए, यह भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा है। अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है, यह जो है विक्टर ब्रूम ने दिया है। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, इस पर हम समय नष्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, आइए आगे चलेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है किसने किया? ऑप्शन में फ्रायड दिया है, युंग दिया है, मन दिया है या फिर आलपोर्ट ने। चलिए, उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आपसे पूछ भी रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो इसकी चर्चा जस्ट अभी हमने की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। चलिए, बी जो है करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी में दिया है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी में दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी में दिया है समान प्रतिमान या समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। चलिए, आप लोग उत्तर करेंगे कि कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, विकास का सिद्धांत इसमें है निरंतर विकास का सिद्धांत, या है परस्पर संबंध का भी है, समान प्रतिदर्श का भी सिद्धांत। ये तीनों जो हैं विकास के सिद्धांत हैं। और देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह जो है विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विकास जो है उल्टे क्रम में नहीं चलता है, इसलिए यही जो है आपका सही आंसर होगा। पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास जो है उल्टे क्रम में नहीं चलता। चलिए, 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है? गेट्स व अन्य ने, मॉर्गन और गिलीलैंड ने, स्किनर ने या फिर क्रॉनबैक ने? तो देखिए, यह अधिगम की परिभाषा दी है गेट्स एवं अन्य ने। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन संख्या 13 पर चलेंगे।
12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। चलिए इसका उत्तर करेंगे आप सभी। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया है? चलिए इसका भी जवाब जो है हम देखना चाहेंगे। उत्तर करेंगे आप सभी फटाफट। तो देखिए, बात करें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा, और यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग फिर से सुनेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है सन 1963 में किया, जिसका नाम उन्होंने रखा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, और यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में था तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था यह परीक्षण। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नन ने या फिर स्टर्न ने? चलिए देखिए, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्ध जो है दो कारकों से मिलकर बनी होती है, सामान्य योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर कहते हैं तथा विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस फैक्टर कहते हैं। तो देखिए, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। बी आंसर जो है राइट होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। इनमें से किसका नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रॉस का या वुडवर्थ का? चलिए उत्तर करिए। इनमें से जो है किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रॉस का या फिर वुडवर्थ का? तो देखिए, सुजनन शास्त्र के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा था किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन का। चलिए 15 ही क्वेश्चन को जो है आज की प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए, अगर सेशन आपको पसंद आया तो आप लोग अपने मित्रों तक जो है क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।